जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपको कल बताए थे कि शून्य कोड की अप्क्रिया क्या होती है, उस पे सवाल भी बताए थे बच्चों। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो रासायनिक बलगतिकी है, अध्याय 3 है बच्चों। उसमें हम जो है आपको शून्य कोड की अप्क्रिया और उसका न्यूमेरिकल बताए थे बच्चों। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है उसके आगे प्रथम कोड की अप्क्रिया। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम प्रथम कोड की अप्क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्या इसकी परिभाषा होती है, क्या इसका सूत्र होता है, कैसे हम इसका अर्ध आय निकालते हैं जो है प्रथम कोड की अप्क्रिया का। तो आज बच्चों इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो देखिएगा प्रथम कोड की अप्क्रिया। तो बच्चों प्रथम कोड की अप्क्रिया ये आगामी बोर्ड 2025 और 26 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। और इससे एक क्वेश्चन आपका जो है फिक्स रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। आप जो है अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए आइए इसकी हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या होती है बच्चों, देखिएगा। वे अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनके वे अभिक्रिया जिनके वेग समीकरण में जिनके वेग समीकरण में जिनके वेग समीकरण में जिनके वेग समीकरण में अभिकारक वे अभिक्रियाएं जिनके वेग समीकरण में अभिकारक के सांद्रताओं सांद्रताओं के घातों का घातों का योग एक होता है घातों का योग एक होता है उसे उसे प्रथम कोटि प्रथम कोटि की अभिक्रिया अभिक्रिया कहते हैं उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है परिभाषा हो गया बच्चों। एक बार फिर से देखिएगा कि कह रहे हैं कि वे अभिक्रिया जिनके वेग समीकरण में अभिकारक की सांद्रताओं के घातों का योग एक होता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। यदि घातों का योग शून्य होता है तो आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। और शून्य कोटि की अभिक्रिया बच्चों अभिकारक की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करती थी। तो इसमें ये आपकी जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसके घातों का योग बच्चों एक होता है और ये आपके सांद्रताओं पर निर्भर करता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए आइए हम समझते हैं, इसके घात को हम दिखाते हैं। तो आपका जो एग्जाम्पल रहेगा बच्चों, एग्जाम्पल देखिएगा। हाइड्रोजन पराक्साइड हाइड्रोजन पराक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2O2। इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन पराक्साइड। और ये बना लेता है बच्चों H2O और +1/2O2। ठीक है, जब इसे हम गर्म करते हैं हाइड्रोजन पराक्साइड को, तो ये जल और ऑक्सीजन गैस में क्या करता है बच्चों, कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका हम वेग नियम द्वारा बच्चों इसकी जो है कोट निकालते हैं। तो देखिएगा, वेग नियम वेग नियम से बच्चों ये क्या निकालेंगे, इसका जो है हम जो कोट निकालते हैं। तो बच्चों देखिएगा, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट एक टू मास ऑफ H2 और O2 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पावर 1 हो रहा है, इससे हम जान सकते हैं कि ये अभिक्रिया आपकी क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है बच्चों। क्योंकि इसकी जो है सांद्रता की घातों का योग कितना है बच्चों, 1 है। तो इसलिए आपकी क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये हमारा परिभाषा था और ये बच्चों हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए अब आइए हम जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया को सिद्ध करते हैं। इसका फार्मूला कैसे निकालते हैं बच्चों, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे क्लास में। चलिए बच्चों, तो हम अब आगे की तरफ पढ़ते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समकलित वेग समीकरण बच्चों। ठीक है,
तो प्रथम कोटि की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या है बच्चों, उसे हम सिद्ध करेंगे। आइए हम समझते हैं। और ये बोर्ड के एग्जाम में बच्चों आता है कि प्रथम कोटि के क्या, प्रथम कोटि की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका जो है समाकलित वेग समीकरण दीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए हम समझते हैं बच्चों। हमने माना कोई एक रिएक्शन है, माना माना अभिक्रिया बच्चों, हमने मान लिया अभिक्रिया जो है R इजकल टू क्या बन रहा है बच्चों, P बन रहा है। मान लिया कि कोई अभिक्रिया है बच्चों, वो R इजकल टू क्या बन गया रहा है, P बन जा रहा है। ठीक है, तो हमने अभिक्रिया को क्या कर लिया बच्चों, मान लिया है। तो आप देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, वेग नियम के अनुसार हल करते हैं बच्चों। चलिए, तो आप लोग जानते हैं कि जो वेग होता है बच्चों, वेग होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों, अभिकारक के। तो इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। सांद्रता 1 हो जाएगी, इसका मतलब ये प्रथम कोटि की अपक्रिया है। ठीक है, अब वेग कैसे लिखा जाता है बच्चों, हम आपको बताए थे। वेग लिखा जाता है डी एक्टू मासा बटे क्या लिखा जाता है बच्चों, dt में। ठीक है, और ये अभिकारक की सांद्रता कम होती है, इसलिए क्या होती है बच्चों, माइनस में होती है। तो जो वेग लिखा जाएगा माइनस डी एक्टू मासा अपान क्या होगा बच्चों, dt। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, माइनस डी एक्टू मासा के अंदर क्या रहेगा बच्चों, r। ठीक है, तो यहाँ पर r लिखिएगा, बटे क्या हो जाएगा बच्चों, dt हो जाएगा, बराबर ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है बच्चों, क्या आ जाता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट हमने क्या मान लिया बच्चों, के माना। ये जैसे ही प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा दिया बच्चों, तो कांस्टेंट के आ गया। और ये आप लिख देंगे एक टू मास ऑफ आर की पावर 1 है बच्चों, जिसकी पावर 1 होती है उसका मान वही होता है, तो इसलिए हम क्या लिख दिए, एक टू मास ऑफ आर लिखेंगे बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, देखिएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे और इसको यहाँ देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस आर माइनस डी एक टू मास ऑफ आर अपार क्या हो जाएगा बच्चों, ये आर हो जाएगा। ठीक है, और बराबर ये डी टी के पास से आ जाएगा बच्चों, तो के इंटू क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है बच्चों, अब इस माइनस को भी हम इस तरफ भेजते हैं, तो ये हो जाएगा डी एक टू मास ऑफ आर अपान क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ये एक टू मास ऑफ आर और बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के इंटू डी टी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हम आपको बताएं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए हमने क्या किया बच्चों, देखिए वेग जो है माइनस डी एक मासा पार अपान डी टी कर दिया, बराबर प्रोपोर्शनल हटता है कांस्टेंट के आ गया। और इसकी पावर जो है बच्चों 1 है, जिसकी पावर 1 होती है उसे वही लिख दिया जाता है। इसके बाद बच्चों हमने क्या किया, ये एक्टुमास ऑफ आर को हम dt के पास लाए और dt को एक्टुमास आपके पास भेज दिए, तो ये आपका r इस तरफ आ गया बच्चों और dt इस तरफ चला गया। ठीक है, इसके बाद माइनस को हमने इस तरफ भेज दिए, तो ये आपका माइनस के dt बन गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे बच्चों। तो ठीक है, लिखिएगा, यहाँ लिखेंगे दोनों दोनों पक्षों का समाकलन समाकलन दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे बच्चों। जैसे ही दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे, तो बच्चों समाकलन का जो है फार्मूला हम आपको बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो जैसे ही हम समाकलन करते हैं बच्चों, इस तरफ आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं, तो बच्चों ये समाकलन का चिन्ह है, समाकलन डी एक टू मास ऑफ आर अपान क्या हो जाएगा बच्चों, एक टू मास ऑफ आर। ठीक है, और बराबर बच्चों यहाँ पर माइनस ये के है, के स्थिरांक है बच्चों, इसका समाकलन नहीं होगा, तो इसे आप बाहर कर दीजिए, माइनस के एक टू मास ऑफ डी टी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम समाकलन का फार्मूला यूज करेंगे बच्चों। एक समाकलन का फार्मूला होता है, समाकलन डी एक टू मास ऑफ आर अपान क्या हो जाता है, आर इजकल टू हो जाता है बच्चों लॉग लॉग ई एक टू मास ऑफ आर। तो ये बच्चों फार्मूला होता है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, समाकलन डी एक टू मास ऑफ आर अपान आर इजकल टू फार्मूला हम रख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग ये हो जाएगा लॉग बेस ई एक टू मास ऑफ क्या हो जाएगा, आर बराबर माइनस के और बच्चों डी टी, समाकलन डी टी का जो है समाकलन डी टी के सापेक्ष का अवकलन क्या होता है बच्चों, टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, और प्लस बच्चों हम क्या करते हैं, जैसे ही समाकलन हटता है वैसे हम समाकलन स्थिरांक जोड़ते हैं बच्चों। तो समाकलन स्थिरांक क्या हो जाएगा, सी। सी क्या है बच्चों, समाकलन समाकलन स्थिरांक
क्या है बच्चों, समाकलन स्थिरांक है। ठीक है, तो ये हमारा आपका सी क्या है, समाकलन स्थिरांक है बच्चों। ये जैसे ही समाकलन का चिन्ह हटता है तो वहां पर हमें जोड़ा जाता है समाकलन स्थिरांक, तो हमने सी क्या मान लिया बच्चों, समाकलन स्थिरांक। ठीक है, अब जैसे ही सी समाकलन स्थिरांक मानेंगे बच्चों तो सी बराबर हमें मानना पड़ता है, तो हम सी बराबर बच्चों मान लेते हैं। हम सी बराबर क्या करते हैं, मान लेते हैं बच्चों। सी बराबर हम मान लेते हैं, मान लीजिए बच्चों सी बराबर मान लेते हैं। देखिए सी बराबर मान लेते हैं, सी बराबर यहाँ माना जाएगा बच्चों लॉग लॉग बेस ई एक टू मास ऑफ आर नॉट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉग सी इक्वल टू मान लेते हैं लॉग ई एक टू मास ऑफ आर नॉट। ठीक है, तो चलिए अब आगे हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर एक, क्या मानते हैं बच्चों, समीकरण नंबर एक। चलिए अब क्या करेंगे, सी का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर, कह रहे हैं कि सी का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, समीकरण नंबर एक को लिख देते हैं लॉग बेस ई एक टू मास ऑफ आर बराबर माइनस का गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस के टी हो जाएगा बच्चों, माइनस के टी। और प्लस क्या हो जाएगा, सी के स्थान पे बच्चों हम लिख देंगे लॉग ई एक टू मास ऑफ आर। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर देखिएगा, कह रहे हैं कि सी का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर, सी का मान जो है समीकरण नंबर एक में रख देंगे बच्चों। देखिए समीकरण नंबर एक आपका है लॉग ई एक टू मास ऑफ आर बराबर माइनस के टी हो गया बच्चों, एक गुणा कर दिए। और प्लस था सी के स्थान पे हम क्या लिख दिए, लॉग ई एक टू मास ऑफ आर नॉट। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसके आगे हम बच्चों थोड़ा सा हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बने रहिए हमारी इस क्लास में। तो इस तरफ हम लिख देते हैं जगह ना होने के कारण। तो ये बहुत अच्छा इक्वेशन है बच्चों, और एग्जाम में आपको अच्छे नंबर देकर जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इस के टी को बच्चों हम इस तरफ लाते हैं। तो ये माइनस के टी है, तो माइनस इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया के टी बराबर, ये बच्चों ऐसे रहेगा तो इसको आप लिख लीजिए लॉग ई टू मास ऑफ आर नॉट, और ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस बना देगा लॉग ई आर नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये हम क्या किए, के टी को बच्चों देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस के टी था जिसको इस तरफ लाए तो प्लस हो गया। और ये आपका जो है लॉग ई और नॉट यही था, यहाँ पर रख दिए, और ये हो गया प्लस का था इस तरफ गया माइनस हो गया, ये हो गया लॉग ई एक टू पास ऑफ आर बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम आगे की तरफ हल करते हैं बच्चों। आगे क्या होता है देखिएगा, आगे क्या होता है देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अब लॉग यहाँ पर जो आपका लॉग ई है, जब बच्चों हम ध्यान दीजिएगा लॉग ई को हम बदलते हैं लॉग बेस 10 में। ठीक है, जब लॉग ई को लॉग बेस 10 में बदलते हैं तो एक संख्या का गुणा करना पड़ता है बच्चों, वो संख्या कौन सा है, 2.303। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि जब हम लॉग ई को लॉग बेस 10 में बदलते हैं तो वहां पर हमें गुणा करना पड़ता है 2.303 का। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें अब क्या करते हैं बच्चों, इसी का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक स्टेप और हम आगे कर लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं देखिएगा, तो ये आपका था क्या, के टी था, यहाँ पर हो जाएगा के टी बराबर, ये देखिए यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा, देखिएगा लॉग ई, आप पढ़े होंगे ना, लॉग ए बटे बी। देखिए यहाँ पर हम फार्मूला आपको बताते हैं, फार्मूला जो हो आपका फार्मूला होता है लॉग लॉग ए बटे बी बराबर, फार्मूला होता है बच्चों लॉग लॉग ए माइनस लॉग बी होता है बच्चों। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं के टी बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बच्चों लॉग लॉग, तो लॉग ई हो जाएगा लॉग बेस ई आर नॉट बटे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में था, जिसे हम क्या कर सकते हैं, बटे में हो जाता है बच्चों। जैसे ही फार्मूला होता है लॉग ए बटे बी बराबर, फार्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये बच्चों माइनस में था तो इसे हमने क्या कर दिया, बटे में कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे देखिएगा, आगे इस तरफ देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा के टी बराबर हो जाएगा लॉग लॉग बेस ई एक टू मास ऑफ आर नॉट अपान क्या हो जाएगा बच्चों एक टू मास ऑफ आर। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों, हम बदलेंगे इसे। आप जानते हैं कि जैसे ही लॉग ई को लॉग बेस ई को बच्चों जब हम लॉग बेस 10 में बदलते हैं तो हमें एक संख्या का गुणा करना पड़ता है, वो 2.303। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब लॉग ई
को हम log बेस 10 में बदलते हैं तो हम 2.303 का गुणा करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हम बदल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा KT बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर log हम लिख देते हैं, देखिए 2.303 लिख देते हैं। और इसके बाद ये log जो आपका बेस ई है इसे बेस 10 कर देते हैं, और बाकी R नॉट और अपान आर को क्या करते हैं बच्चों, राइट कर लेते हैं। इसको हम देखिए एक मास ऑफ आर नॉट अपान क्या हो जाएगा, एक मास ऑफ आर, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए अब टी को हम इसके पास लाते हैं, तो के बराबर आपका हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा 2.303 और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों टी, ये टी इधर गुणा में था, इस तरफ हो जाएगा बटे में। इसके बाद ये हो जाएगा आपका लॉग बेस 10 और एक मास ऑफ आर नॉट अपान क्या हो जाएगा बच्चों, एक मास ऑफ आर। तो ये बच्चों आपका फार्मूला निकल के आया है प्रथम कोटि की अपक्रिया का, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है बच्चों, के बराबर होता है 2.303 बटे टी और लॉग बेस 10 एक मास ऑफ आर नॉट अपान क्या होगा, एक मास ऑफ आर। यहाँ पर बच्चों हमने आपको बताया था, शून्य कोटि की अपक्रिया में ही बताया था, के क्या है बच्चों वेग स्थिरांक है, टी क्या है बच्चों समय है, और आर नॉट क्या है बच्चों प्रारंभिक सांद्रता है, और आर क्या है बच्चों आपका अंतिम सांद्रता है, ठीक है। तो ये है हमारा जो है प्रथम कोटि की अपक्रिया का समकलित वेग समीकरण, ठीक है। आप इसे जो है एक बार अच्छे से देख लेंगे और एक बार अच्छे से रिपीट कर लेंगे बच्चों, तो ये आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इस पर हम आगे न्यूमेरिकल भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अगले टॉपिक पर चलते हैं कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आय क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो बने रहिए हमारे क्लास में, अब हम सीखेंगे प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आय। चलिए बच्चों, तो हम आज सीखते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आय, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आय बच्चों बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें सवाल देकर डायरेक्ट अर्ध आय पूछ देता है, तो आपको पहले वेग स्थिरांक निकालना पड़ेगा, फिर आप अर्ध आय निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आय क्या होता है। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आय सीखने से पहले बच्चों आपको प्रथम कोटि की अपक्रिया का सूत्र होना चाहिए, वेग स्थिरांक पता होना चाहिए। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक हमने आपको अभी बताया बच्चों, के बराबर होता है 2.303 और बटे क्या होता है बच्चों टी और लॉग बेस 10 एक मास ऑफ आर नॉट और बटे क्या होता है बच्चों एक मास ऑफ आर, ठीक है। तो ये प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक है बच्चों, जिसकी सहायता से हम जो है किसी भी अपक्रिया की जो है वेग स्थिरांक बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। और यहाँ पर जो आर नॉट लिखा गया है बच्चों, ये प्रारंभिक सांद्रता है, और ये आर क्या है अंतिम सांद्रता है, टी क्या है समय है, के क्या है बच्चों वेग स्थिरांक है, ठीक है। तो चलिए आइए हम समझते हैं कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के अर्ध से हम प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक से हम अर्ध आय की गणना कैसे करते हैं बच्चों, ठीक है। तो जो अर्ध आय होता है बच्चों, इसे हम जो है T1/2 से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम T1/2 से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ये है आपका जो है अर्ध आय। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जहां पर आर है वहां पर बच्चों क्या लिख रखना है आर नॉट, और बाई क्या करना है 2 कर देना, ठीक है। जो आपकी प्रारंभिक सांद्रता है उसमें आप 2 का भाग देंगे तो अंतिम सांद्रता बच्चों निकलेगी। इसके बाद जहां पर टी है बच्चों वहां पर रखना है आपको T1/2, ठीक है। इतना काम करना है बच्चों और आपको प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आय निकल जाएगा बच्चों। चलिए आइए समझते हैं हम। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों के बराबर 2.303 और बटे यहाँ पर टी के स्थान पे क्या रखेंगे बच्चों T1/2 रख देंगे, ठीक है। और इसके बाद लॉग लॉग बेस 10 है बच्चों, आर नॉट जैसे है वैसे रखना है आर नॉट, और बटे क्या करना है अंतिम सांद्रता के स्थान पर रखना है बच्चों आर नॉट, और बाई क्या करेंगे 2 कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा और यहाँ से बच्चों यहाँ से देखिएगा के बराबर हो जाएगा, आप क्या करेंगे बच्चों, देखिए इसको इस तरफ कर देते हैं, इसको इस तरफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा T1/2 बराबर 2.303 बटे T1/2 के स्थान पे के कर देंगे बच्चों, तो के हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा लॉग बेस 10, ये बच्चों और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया और 2 चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा लॉग बेस 10 2, ये हो गया लॉग बेस 10 2 बच्चों। तो लॉग दो यहाँ पर ये लॉग दे, ये आपका बेस 10 है बच्चों और ये आपका जो है आप लॉग 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बच्चों आप जानते हैं कि लॉग 2 का मान होता है, लॉग बेस 10 2 का मान होता है बच्चों क्या होता है, वो होता है 0.3010 होता है बच्चों, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम रख देंगे
तो ये आपका आ जाएगा T1/2 इक्वल टू होगा 2.303 और बटे क्या हो जाएगा बच्चों के हो जाएगा और मल्टीप्लाई इसके स्थान पे हमें रखना है 0.3010। ठीक है बच्चों, जैसे ही आप इसको हल कर देंगे तो T1/2 निकल के आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 2.303 मल्टीप्लाई 0.3010 और बटे क्या हो जाएगा बच्चों के हो जाएगा। तो T1/2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, इसमें आप गुणा कर दोगे तो 0.693 और बटे क्या हो जाएगा बच्चों के हो जाएगा। तो यही है हमारा प्रथम कोट के प्रथम कोट की अर्ध आयु। ये है बच्चों प्रथम कोट की अर्ध आयु। ठीक है, ये है प्रथम कोट की क्या है बच्चों अर्ध आयु है। ठीक है, तो ये आपका प्रथम कोट की अर्ध आयु निकल के आया है T1/2 इक्वल टू 0.693 बटे क्या होगा बच्चों के। और यहाँ पर के क्या है बच्चों, के क्या है आपका वेग स्थिरांक है। के क्या है बच्चों वेग स्थिरांक है। के क्या है बच्चों वेग स्थिरांक। ठीक है, और ये T1/2 क्या है बच्चों प्रथम कोट के क्रिया का अर्ध आयु। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं प्रथम कोट की क्रिया का अर्ध आय बच्चों निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो आप जो है बच्चों इसी प्रकार मेरे इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा जो है इसे आप देखा करिए और अपने साथ बच्चों इसे जो है नोट्स बनाया करिए और साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए, ताकि जो चीजें हम आपको बताते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा मिलता है उसे आप नोट करेंगे। क्योंकि केमिस्ट्री बच्चों आपको जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप उसे पढ़ेंगे, उतना ही जल्दी आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों जो है अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करिए, ताकि ये मेरा वीडियो उनके पास भी पहुंच जाए, जिससे हम आपको आगामी बोर्ड 2025 और 26 के लिए बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जितना हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे बच्चों उससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा रहेगा।